हो गया। अब हो गया। चल हो गया। चालू हो गया है। बोला ना हेलो पहले। एवरीवन। मैं श्वेता त्रिपाठी, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान विषय अंतर्गत हमारे आसपास के द्रव्य। ठीक है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति होगी। जैसे यहाँ पर देखते हैं हम, इस पाठ को अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि द्रव्य क्या है, उसकी कणी प्रकृति क्या है, हम उसकी व्याख्या करेंगे। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, उसके बारे में हम अंतर समझ पाएंगे। द्रव्य की अवस्थाओं पर दाब और ताप के प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे। एक द्रव्य का तत्व यौगिक या मिश्रण के रूप में वर्गीकरण कर सकेंगे। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं उनके बीच अंतर कर पाएंगे। और स्टेट ऑफ मैटर, विलयन, विलायक और विलेय के बारे में जानेंगे। ठोस, द्रव, गैस के बारे में जानेंगे। और अगर मिश्रण बना हुआ है तो उनको हम किन किन विधियों के जरिए पृथक कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि द्रव्य क्या चीज़ है। द्रव्य एक ऐसा चीज़ है जो स्थान घेरती है, जिसका खुद का द्रव्यमान होता है। जैसे हमारे आसपास जितने भी चीज़ें दिखती हैं हमें, वो ठोस, द्रव और गैस से ही बने होते हैं, है ना। जो द्रव्य होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने रहते हैं, और ये जो कण आपस में जुड़ते हैं, जिसको अगर हम देखें खुली आंखों से नहीं देख पाते, और ये जो कण हैं आपस में जुड़े रहते हैं और उनके हिसाब से द्रव्य बनते हैं। और इनके जुड़ने के हिसाब से इनको द्रव्य को हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। अगर हम बोले कि द्रव्य क्या चीज़ है, तो द्रव्य एक ऐसा चीज़ है जिसका द्रव्यमान होता है, इसका भार होता है। एक वस्तु जितनी ज़्यादा कोई वस्तु भारी होगी, उसका उतना ही ज़्यादा द्रव्यमान होगा। द्रव्य स्थान घेरता है, इसका अर्थ है कि द्रव उसका एक आयतन भी होता है। दूसरे शब्दों में, एक पदार्थ शुद्ध प्रकार का द्रव्य है जिसके घटक एक प्रकार के हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पर, जल है, लोहा है, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कुछ चीज़ें हैं जो द्रव्य के उदाहरण हैं। ठीक है। आगे द्रव्य की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। द्रव्य की प्रकृति को प्राचीन समय से इसके लिए अलग अलग विचार थे। तो हम अभी पढ़ रहे हैं द्रव्य की कणी प्रकृति। द्रव्य की कणी प्रकृति के बारे में ये बोला जा सकता है कि द्रव्य एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, और इन छोटे टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में विभाजित करें, और ये जो प्रोसेस है उसको अगर हम कई बार करें, तो वो कंटिन्यूअस, तो उसको कई टुकड़ों में हम तोड़ सकते हैं, कई भागों में उसको तोड़ा जा सकता है। और इसी चीज़ को द्रव्य की कणी प्रकृति बोला जाता है। इसको द्रव्य की कणी प्रकृति के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें यूनानी दार्शनिक प्लेटो और सॉरी यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु का विचार इसी मत में संबंधित था, और एक दूसरे के अनुसार उपखंडों को बनाने में की प्रक्रिया को एक सीमित संख्या के लिए ही दोहराया जा सकता है। और कणी प्रकृति के बारे में, जो कण हैं, द्रव्य के सबसे छोटे अविभाज्य कणों को हम परमाणु बोलते हैं। हम सबको पता है कि परमाणुओं से मिलके अणु बनता है, अणु से मिलके कोशिका, है ना। इस तरह से वस्तु का निर्माण होता है। तो परमाणु जो सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है, मीन्स ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी है वो परमाणुओं से मिलके बना है। तो परमाणु को ग्रीक शब्द में ऑटोमास कहा जाता है। ऑटोमास अर्थात अविभाज्य से लिया गया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। परमाणु मीन्स ऑटोमास। परमाणु के विषय में आज के विचार, अगर हम जाने आज परमाणु के बारे में क्या है विचार, तो ये पहले से थोड़ा सा चेंज हुआ है।
परमाणु के विषय में आधुनिक विचार की जानकारी हमें जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया। आज हम 2 प्रकार के घटक कणों अ, अणुओं और परमाणुओं की बात करते हैं। परमाणु एक मूल इकाई है, ये तो हम सबको पता है। इसके आधार पर द्रव्य के सभी रासायनिक गुणों को हम समझ सकते हैं। अणु द्रव्य के भौतिक गुणों को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। अणु और परमाणुओं का विस्तार से वर्णन हम आगे करेंगे। अभी इस भाग में द्रव्य की कणी प्रकृति को जाने हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर द्रव्य क्या है, तो द्रव्य क्या पढ़े हम यहाँ पर। द्रव्य एक पदार्थ शुद्ध प्रकार का, हर पदार्थ क्या होता है, एक शुद्ध प्रकार का द्रव्य होता है और द्रव्य का द्रव्यमान होता है। इसका अर्थ है कि उसका भार भी होता है और जो जो वस्तु जितना अधिक भारी होगा उसका द्रव्यमान उतना ही अधिक होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। शुद्ध पदार्थ जल एक शुद्ध पदार्थ के रूप में हमने देखा, लोहा को देखा, और मृदा एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, परमाणु शब्द किसने दिया। परमाणु एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मायने हमने यहाँ पर देखा। परमाणु ग्रीक शब्द ऑटोमास से आया है ना। आगे हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। सभी लोग शायद पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि द्रव्य को हम कितने भागों में बांट सकते हैं या उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। द्रव्य की भौतिक अवस्था के हिसाब से हम उसको कई भागों में बांटते हैं। जैसे भौतिक अवस्था मतलब जो अगर चेंज होता है तो उसकी सिर्फ संरचनाएं बदलती है, उसके अंदर का गुण नहीं बदलता, है ना। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो द्रव की भौतिक अवस्था के रूप में हम ठोस, द्रव और गैस के रूप में इसको बांटते हैं। द्रव्य की रासायनिक संरचना में अगर हम देखें तो तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में हम इसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव और गैस को। ठोस क्या होता है। हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं, जो जैसे उदाहरण हम देखें, पेंसिल, कलम, कंप्यूटर, ये सब ठोस के उदाहरण हैं। ठोस क्या चीज़ होता है। ठोस एक ऐसा चीज़ है जो निश्चित, जिसका आकार होता है, उसकी आकृति निश्चित होती है, वो स्वयं नहीं बदल सकता। ठोस को बदलना है तो उसके लिए हमें बाहर से फोर्स, बाहर से बाह्य बल लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, धातु को 2 टुकड़ों में काट सकते हैं या हथौड़े के द्वारा उसकी आकृति बदल सकते हैं। और कई तरीके हैं, उसको पीटने से, खींचने से भी धातुओं का आकार है वो परिवर्तित होता है, मीन्स ठोस का आकार परिवर्तित होता है। तो कोई भी द्रव्य है, उनके बीच अगर हम अंतर की बात करें या उनके आकार में किस वजह से अंतर आता है, तो यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं के आकार। यहाँ जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे कण हैं। इन्हीं कणों से मिलकर ठोस, द्रव और गैस का निर्माण होता है। तो जो कण प्रकृति में मौजूद होते हैं, वो आपस में जब अंतर आणविक बल के कारण, जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उनके अंदर एक बल होता है और वो अंतर आणविक बल के कारण एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। जो जितने ज़्यादा कण हैं वो नज़दीक हो जाते हैं, या इनके घटक अगर हम बोले ज़्यादा एक दूसरे से एकदम नज़दीक आ जाता है, जिसकी वजह से ये ठोस हो जाता है। अगर यही कण थोड़े दूर दूर रहे, या बोले कि इनके अंदर अंतर आणविक जो बल लगता है वो कम लगता है, किसकी तुलना में, ठोस की तुलना में अगर ये कम लगता है तो ये द्रव कहलाता है। और गैस में स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है, मतलब ठोस में अंतर आणविक बल ज़्यादा होता है, द्रव में थोड़ा सा अंतर आणविक बल कम होता है। और गैसों में, गैसों के बीच जो अणु रहते हैं उनके बीच अंतर आणविक बल है वो नहीं के बराबर होता है या बहुत कम होता है, जिसकी वजह से गैस के जो कण हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते और विचरण करते रहते हैं।
इस तरह से हम ठोस, द्रव और गैस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अंतराण्विक बल ही है जिसकी वजह से एक वस्तु ठोस होता है, एक वही द्रव में बदलता है, और अगर अंतराण्विक बल बहुत कम हो जाता है तो वो गैस का निर्माण करते हैं। दूसरा, हम द्रव के बारे में पढ़ेंगे। द्रव्य की 3 अवस्थाएं हैं ना। पहला है ठोस, जिसमें कणों के बीच जो अंतराण्विक बल है वो सबसे ज्यादा होता है, उसको हम ठोस बोलते हैं। उसका एक निश्चित आकार होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे द्रव। द्रव जैसे जो भी लिक्विड चीजें होती हैं, तरल पदार्थ हैं, वो उसको हम द्रव में विभाजित करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण और है, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, ये सब द्रव के उदाहरण हैं। इन चीज़ों का द्रव में क्या डिफरेंस होता है ठोस की तुलना में, कि इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब, जैसे हम किसी कंटेनर में द्रव को डालें, मान लो आप पानी लिए और पानी को गिलास में डालें, तो वो गिलास जिस शेप का है उस शेप के हिसाब से द्रव अपना स्थान घेरता है। अगर उसको हम दूसरे बर्तन में डालें तो जैसा कंटेनर है ना उसके अकॉर्डिंग द्रव है वो अपना आयतन ले लेता है। मतलब द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसकी आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव के जो गुण हैं, अगर हम देखें, ठोस, द्रव के गुण ठोस और गैस के बीच का होता है। मतलब ठोस में अंतराण्विक बल बहुत पास पास अंतराण्विक बल ज्यादा लगता है, उसके कण बहुत पास पास होते हैं। गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, और द्रव में इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि द्रव ठोस और गैस के बीच या मध्यवर्ती है। उन दोनों के बीच के मध्यवर्ती अवस्था है गैस की। अगले द्रव की अवस्था में हम तीसरा अवस्था इसका पढ़ेंगे, गैस। गैस जो चारों हमारे चारों ओर मौजूद है, जो हमको दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब है ना। तो गैस एक पात्र के आकार का ध्यान रखे बिना पूरा आयतन घेर लेती है। इसका मतलब ये है कि गैस के बीच के जो अणु हैं उनके बीच अंतराणु बल बहुत ज़्यादा कमजोर होते हैं, और ये आसानी से गतिमान होते हैं। अ, इनके अणुओं को एक साथ इकट्ठा करने में हम असमर्थ होते हैं, या ये बोल सकते हैं कि आणविक जो इनके बीच क्रिया होती है या अन्योन्य क्रिया के कारण अणु एक दूसरे से दूर रहते हैं। क्योंकि एक अणु दूसरे अणु से दूर रहते हैं, इनको हम एक दाब लगाकर, अगर हमें इनको पास में लाना है तो हम इनको एक दाब लगाकर पास में ला सकते हैं, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संपीड़न। तो संपीड़न की प्रक्रिया है जिसकी वजह से दाब लगाकर गैसों के अणुओं को एक दूसरे के नजदीक ला के उनको संपीड़ित कर सकते हैं। संपीड़ित करने का फायदा ये होता है कि गैसों को हम अ, एक साथ किसी कंटेनर में इकट्ठा कर सकते हैं संपीड़न की वजह से। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं सीएनजी या एलपीजी, अपने घरों में हम एलपीजी यूज़ करते हैं, गाड़ियों में आप देखे होंगे सीएनजी का उपयोग किया जाता है, स्वच्छ ईंधन ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, बसों में यूज़ किया जाता है। तो ये जो संपीड़न की प्रक्रिया है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है कि हम कंटेनर में एलपीजी या सीएनजी को इकट्ठा कर पाए। अगर गैसें संपीड़ित नहीं होती तो ये चीज़ें हमको मिलना पॉसिबल नहीं था। जैसे अस्पताल में ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, वो भी गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है। उसको हमने क्या कर दिया, संपीड़ित करके एक कंटेनर में डाला, और फिर उसको हम जब हमको ज़रूरत है हमने उसको यूज़ किया। ठीक है। तो ठोस, द्रव और गैस में अणुओं का वितरण, ये हमने पहले भी देखा है कि इस तरह से ये लोग आपस में जुड़े रहते हैं। ये जो बल लगता है इनके बीच, इसको हम बोलते हैं अंतर आणविक बल, अणुओं के बीच लगने वाले बल को। तो ठोस में अधिक रहता है, द्रव में उससे कम होता है, और गैस में उससे कम होता है। ठीक है। तो हमने अभी देखा कि द्रव्य की भौतिक स्थिति के हिसाब से 3 अवस्थाएं, यहाँ पर हम सबसे शुरू में देखे थे कि द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, द्रव्य की भौतिक अवस्था में द्रव्य को हमने कितने भागों में बांटा, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। तो हमने तीनों में क्या अंतर है ये देखा।
और क्या-क्या उपयोग हम ले सकते हैं इनका। अब अगले चलते हैं हम अगली कड़ी में, द्रव्य की रासायनिक संरचना, जिसमें हम तत्व, मिश्रण और यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ आप द्रव्य की 3 अवस्थाएँ हैं, उनको और देख सकते हैं कि उनका आयतन कैसा होता है, घनत्व कैसा होता है, आकृति, तरलता या संपीड़ितता। जैसे ठोस है, इसको थोड़ा-सा हम देखते हैं। 3 अवस्थाओं की विशेषता है, तीनों अवस्थाओं की। जैसे ठोस है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठोस का घनत्व उच्च होता है, द्रव का ठोस की तुलना में कम होता है और गैस के बीच घनत्व वो बहुत कम होता है। आकृति की बात करें, ठोस एक निश्चित आकार का होता है, द्रव अनिश्चित आकार का होता है। मतलब ये जिस पात्र में रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग ये उसका शेप ले लेता है, उसके हिसाब से ये चलता है और गैस की कोई आकृति नहीं होती। तरलता, ठोस नहीं बहता, द्रव आसानी से बहते हैं और गैस बहते रहते हैं। मीन्स गैस बहता है वो हमको फील हो सकता है, हम उसको महसूस कर सकते हैं। अगला संपीड़िता, तो गैस को हम संपीड़ित नहीं कर सकते, मतलब बहुत बहुत मुश्किल है। अ, द्रव है उसको भी बहुत कम स्थिति में संपीड़ित किया जा सकता है और गैस के अंदर ये जो संपीड़न की क्षमता है या उसको संपीड़ित किया जा सकता है। इसका गुण हमने देखा, संपीड़न का गुण, जिसकी वजह से इसकी उपयोगिता हमको नज़र आती है। ठीक है? ये उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। द्रव की 3 अवस्थाएँ हैं, उसके बारे में आप इस क्वेश्चन को करिएगा। आगे हम देखेंगे द्रव की अवस्थाओं पर द्रव्य की अवस्थाओं पर तापमान और दाब के प्रभाव। द्रव्य की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, अगर हम इसको गर्म करें या इसके ऊपर एक दबाव डालें तो वो किस तरह से परिवर्तित होगा या उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम देखेंगे। जैसे अगर ठोस को गर्म किया जाता है तो क्या होगा, यदि हम किसी ठोस को गर्म करें तो वो उसमें प्रसार होता है, फैलता है, लेकिन ये प्रसार काफ़ी कम होता है। अब जैसे ही वो गर्म होगा तो गर्म होने के बाद वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देता है। मतलब उसमें ताप, जैसे जैसे उसके ताप में वृद्धि होते जाएगी तो ताप में यदि ताप में और वृद्धि होगी तो उनके बीच जो अंतराण्विक बल है ना वो टूटने लगता है, जिसके कारण वो पिघलना स्टार्ट कर देगा। द्रव है वो सॉरी ठोस है वो पिघलना स्टार्ट कर देगा और जब वो पिघल जाता है तो हम किसी पात्र में, वो द्रव अवस्था में आ गया, तो हम जब उसको किसी पात्र में वो डालेंगे तो जिस पात्र में ठोस पदार्थ पिघलने के बाद पहुंचा उस पात्र का, क्योंकि वो द्रव रूप में आ गया है तो उस पात्र का वो आकार ले लेगा, क्योंकि द्रव एक ऐसा चीज है जो जिस पात्र में रखा जाता है उसके उसका आयतन का प्रसार होता है और उस पात्र के आकार को वो ले लेता है। इस द्रव अवस्था में कण गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, है ना। मीन्स वो कहीं भी इधर उधर, वो जितना एरिया है या जिस बर्तन में उसको डाला गया है उसके हिसाब से वो अपना रूप ले लेता है। अब जब द्रव को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये तो हो गया ठोस को गर्म करने की बात। द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, द्रव को गर्म करते हैं तो वो उसमें उसके जो कण हैं वो अब दूर दूर जाएंगे और उनके बीच जो गति जुड़ जाए, मीन्स उनके कणों के बीच अंतर आणविक जो बल लगता है वो टूटेगा और उनके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और जिसकी वजह से वो द्रव है वो गैस रूप में बदलता है। आप जैसे पानी को गर्म करते हैं तो आप देखे होंगे, जैसे ही पानी गर्म होता है तो भाप बन के ऊपर उठता है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, बर्तन में गर्म कर रहे हैं पानी को और उसको ऊपर से ढक देते हैं तो जो भाप है वो बाहर नहीं निकल पाता, तो पानी की जो बूंदें हैं वो भाप के रूप में बर्तन का या जो ढक्कन, जो लीड हमने लगाया है उसके ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही हम उसको उठाते हैं, ढक्कन को बाहर निकालते हैं तो उसमें तुरंत कंडेंसेशन होता है और उसकी वजह से वो जो भाप है वो फिर से द्रव अवस्था में वापस आता है और हमको दिखाई देता है ना। तो जैसे ही द्रव को गर्म किया जाता है
तो द्रव में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो गैस में बदल जाता है। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। इसके अलावा जब हम गैस को गर्म करें, तो गैस के कण तो वैसे भी एक दूसरे से दूर रहते हैं, और यदि हम उसको गरम करते हैं, है ना, गैस को गरम करते हैं, तो उनके बीच जो उनके कणों के बीच गतिज ऊर्जा है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो स्वतंत्र रूप से और बहुत ज़्यादा तेज गति से वो इधर-उधर भ्रमण करने लगते हैं। यहाँ पर हम 3 अवस्थाएँ देख रहे हैं ठोस का, ये द्रव की अवस्थाओं के अंतर या उनके रूप में किस तरह से चेंजेस होते हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में ही हम देख रहे हैं ना अभी। तो अवस्था में परिवर्तन ही होगा। द्रव है, अगर हम उसको यहाँ से हम देखते हैं ठोस। ठोस है, अगर हम उसको पिघलाते हैं, ठोस पिघलने से क्या बनता है, द्रव। और जब हम द्रव को गर्म करेंगे, वाष्पन की प्रक्रिया होती है, तो वो गैस के रूप में बदलता है। गैस को अगर गर्म करें तो ऊर्ध्वपातन होता है और वो ठोस के फॉर्म में गैस है, गैस को अगर हम गर्म करें या उसके रूप में परिवर्तन करें तो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, और इस तरह से वो बनता है। आगे जैसे द्रव है, द्रव में द्रव में हिमीकरण की प्रक्रिया होती है। हिमीकरण की प्रक्रिया मतलब जैसे हमने फ्रिज में द्रव को रखा, तो उसके आइस क्यूब उसमें हिमीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से द्रव के जो रूप है उसमें परिवर्तन होता है और वो ठोस रूप में आइस क्यूब के रूप में परिवर्तित होता है। अगर हम इस बर्फ को गरम करेंगे, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है और गैस फॉर्म में जाता है। गैस को जब हम संघनित करते हैं तो द्रव अवस्था में आता है। जैसे भाप है, वो संघनित होके द्रव के रूप में आता है। जैसे बादल बनता है ना, पानी गर्म होता है और वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जब वो ठंडा होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन की प्रक्रिया होती है और वो द्रव के फॉर्म में पानी के रूप में फिर जमीन पे आता है। ठीक है, तो ये द्रव की अवस्थाओं में किस तरह से उसके रूप में अंतर होता है उसको हमने देखा। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं द्रव की तीनों अवस्थाओं में किस तरह से रूप परिवर्तन होता है उसको जानने के लिए। अगला हम पढ़ेंगे द्रव्य के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं या रासायनिक किस तरह से गुणों में उनके अंतर आता है। तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में हम इसको बांट सकते हैं, तीनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये क्या चीज़ है? तत्व, यौगिक और मिश्रण द्रव्य की अवस्थाएं ही हैं। यहाँ पर हमने द्रव्य की अवस्था, हमने भौतिक अवस्था देखा भी, ठोस, द्रव और गैस। अब द्रव्य की हम रासायनिक संरचना देखेंगे, और इन रासायनिक संरचनाओं को जानने के लिए हम जानते हैं तत्व, मिश्रण और यौगिक। तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में द्रव्य किस तरह से होता है। इन तीनों अवस्थाओं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज तत्व के बारे में। तत्व क्या चीज़ है? तत्व एक रासायनिक तत्व अगर हम बोले तो वो द्रव्य का मूल रूप होता है। मूल रूप मतलब अगर हम तत्व को छोटे भागों में बांटे या उसको किसी भी विधि से अलग करना चाहें तो वो अलग नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, या ये बोल सकते हैं कि रासायनिक तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। रासायनिक तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है जो समान प्रकार के परमाणुओं जिनकी पहचान परमाणु संख्या से होती है। जैसे हम लोग 118 तत्व
अभी तक खोज किया है 118 तत्वों की जानकारी है, जिसमें हम देखते हैं हीलियम, कार्बन, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब तत्व हैं, है ना? कुछ तत्वों के उदाहरण हैं। अभी तक कितने तत्व की खोज की जा चुकी है? 118 तत्वों के बारे में। तो ये जो तत्व हैं, ये रासायनिक विधि से जिसको हम अलग नहीं कर सकते, रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं इसको कि रासायनिक तत्व द्रव्य का मूल रूप होता है। ठीक है? कुछ तत्वों का यहाँ पर उदाहरण और दिया है। पृथ्वी की परत और मानव शरीर में कौन कौन से तत्व है? पृथ्वी की परत में ये सब कितना है, और मनुष्य के शरीर में भी बहुत सारे तत्व हैं, है ना? इनके मात्रा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यौगिक। तत्व समझ आया? तत्व क्या होता है? सबसे मूल रूप, द्रव्य का मूल रूप जिसको हम और अलग नहीं कर सकते। दूसरा हम देखेंगे यौगिक। यौगिक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक तत्व को, मतलब एक स्वतंत्र एक तत्व है, दूसरा और तत्व है, उन दोनों तत्वों को रासायनिक संयोग करते हैं और आपस में मिलाते हैं। तो उस मिश्रण को या ऐसे वस्तु को जो एक नया पदार्थ बनाता है, जो दो तत्वों के मिश्रण से एक नया चीज बनता है, उसको हम यौगिक कहते हैं। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित भार, ये लाइन आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। यौगिक वो शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित भार अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। जब तत्व संयोग करके यौगिक बनाते हैं तो वो अपना व्यक्तिगत गुण खो देते हैं। यौगिक के गुण अपने अवयवों से, मीन्स उसके अंदर जिन तत्वों से मिल के यौगिक बनता है उससे अलग होता है। जैसे हम पानी को बोले, पानी एक यौगिक है और पानी को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग तत्वों का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में, लेकिन जब हम उसको बनाते हैं तो वो यौगिक के रूप में, जब पानी के रूप में द्रव अवस्था में आता है तो उसका गुण अलग हो जाता है। मतलब जिन तत्वों से मिल के यौगिक बनता है, बनने के बाद वो अपना मूल रूप से डिफरेंट हो जाता है। ठीक है? जैसे यहाँ पर कुछ और यौगिकों का उदाहरण दिया गया है, आप इसको देख लेना। जिन तत्वों से, ये सब तत्व है ना, और इन तत्वों से मिलके जो ग्लूकोज है, ये कुछ यौगिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ना। तत्व और जो दो तत्व है ना, यौगिक के लिए आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिन चीजों से मिलके, जिन दो तत्वों से मिलके यौगिक रासायनिक संयोग करके यौगिक बनाता है, उनके हिसाब से उनका गुण है और उनकी संरचना है, वो सब डिफरेंट रहता है। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हाइड्रोजन के अणु, तत्व है हाइड्रोजन, इसके अणु इस तरह से हैं, ऑक्सीजन, इनके अणु इस तरह से हैं। लेकिन जब ये यौगिक बनते हैं, यौगिक जैसे जल के रूप में आया H2O, तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं और इस तरह से उनका संरचना बनता है। या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में बना तो यहाँ पर अलग बना गुण। तो जिन तत्वों से मिलके यौगिक का निर्माण होता है, उनका रूप बिल्कुल बदल जाता है। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर ये तत्व हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये जल है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बना हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे मिश्रण। मिश्रण मिश्रण की परिभाषा अगर हम देखें तो दो या अधिक शुद्ध पदार्थ, जो दो पदार्थ जो दो या दो से अधिक या एक से अधिक पदार्थ है, वो आपस में मिलते हैं और मिश्रण बनाते हैं। मिश्रण के भाग एक दूसरे से पूरी तरह मिश्रित है कि नहीं है, इसके ऊपर मिश्रण की जो स्थिति है वो निर्भर करती है। कि द्रव के तत्व, यौगिक और दूसरे श्रेणियों के बीच संबंध हम देखते हैं, यहाँ पर चित्र दिया गया है। मिश्रण एक ऐसा चीज है जो दो चीजों से मिलके बनता है, और
उनको हम अलग भी कर सकते हैं। यौगिक एक ऐसा चीज़ है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, या कुछ रासायनिक विधियों के द्वारा उनको अलग करते हैं। लेकिन मिश्रण एक ऐसा चीज़ है जिनको अलग करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। इन विधियों के ज़रिए हम मिश्रण को अलग करते हैं। मिश्रण को हम आसानी से पहचान भी सकते हैं क्योंकि उसके रूप में ज़्यादा परिवर्तन नहीं रहता। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है वो। अभी हम देखते हैं कि द्रव्य है, वो किस तरह से, जैसे यहाँ पर है, द्रव्य को भागों में बाँटा गया है पदार्थ और मिश्रण के रूप में। पदार्थ क्या होता है? केवल एक पदार्थ एक निश्चित संरचना के साथ मौजूद होता है। एक ही पदार्थ से जब द्रव्य का मतलब सेम चीज़ रहेगा, उसमें और कोई दूसरी चीज़ का मिश्रण नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं तत्व। और 2 तत्व आपस में जब मिलते हैं तो वो बनाता है यौगिक। मिश्रण 2 या 1 से अधिक पदार्थ इसमें मौजूद होते हैं। उसकी मात्राएँ भी अलग-अलग हो सकती है। किसी में ज़्यादा मात्रा में, जैसे हम बात करें शक्कर है और रेत का मिश्रण हो गया, है ना? तो वो मात्रा अलग-अलग हो सकती है, मात्राओं के हिसाब से भी मिश्रण अलग-अलग बनते हैं। जैसे यहाँ पर हम नीचे देखेंगे सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण लिखा हुआ है यहाँ पर। इनको हम 2 भागों में बाँट सकते हैं। सममांगी मिश्रण क्या होता है? सममांगी मिश्रण में जिन पदार्थ से मिश्रण बनता है वो पूरी तरह से मिश्रित होता है और मिश्रण की संरचना पूरी तरह एक समान होती है। जैसे हवा है, समुद्र का पानी है, ये भी मिश्रण है। जैसे शरबत बनाया हम तो चीनी को पानी में हमने घोला तो जो विलयन बना, है ना? जो मिश्रण बना वो एक सममांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण जिसमें पदार्थ एक दूसरे से अलग रहते हैं, इनकी संरचना एक समान नहीं होती। जैसे गंदा पानी है, पानी में रेत है, मिट्टी है, खून है ना? ये सब क्या है? विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। ठीक है? आगे हम सममांगी और विषमांगी मिश्रण को डिटेल में पढ़ेंगे। सममांगी मिश्रण हम किसको बोलेंगे? कुछ मिश्रण में घटक पूरी तरह से इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि पूरे मिश्रण की संरचना एक समान होती है। ऐसे मिश्रण जिसकी संरचना एक समान होती है उन्हें हम सममांगी मिश्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे पानी में हम जैसे हम शरबत बनाते हैं तो पानी में हम शक्कर को घोलते हैं या नमक का घोल बना रहे हैं, तो उसमें पानी के साथ जो उसकी क्रिया या अभिक्रिया जो भी होती है, उसमें जैसे पानी में हमने शक्कर को घोला तो उसमें मिठास होगी, या हमने नमक को घोला तो उसके स्वाद में परिवर्तन होता है, वो नमकीन लगेगा, है ना? तो ये जो विलयन बनता है, तकनीकी तौर पर एक सममांगी मिश्रण को विलयन हम बोल सकते हैं। सममांगी मिश्रण मतलब 2 चीज़ें आपस में मिलते हैं और उसका रूप, जैसे हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि पानी और चीनी मिलके क्या बनाया? शरबत। तो पूरे जो मिश्रण बना, एक सममांगी मिश्रण बना, वो क्या कहलाया यहाँ पर? विलयन। तो जैसे दूसरा चीज़ हम देख सकते हैं, नमक जो ठोस है और जब इसको पानी में घोला जाता है तो उसका एक तरल मिश्रण बनता है, या हम इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ये नमक का घोल है ना? तो सममांगी मिश्रण में संरचना एक समान होती है, ऐसे मिश्रण को हम सममांगी मिश्रण करते हैं। मतलब जिस घटकों से वो मिल के बना होता है, जिस घटकों से वो मिश्रित होता है, पूरे मिश्रण की संरचना एक जैसी होती है, वो सममांगी मिश्रण कहलाता है। दूसरा, यहाँ पर कुछ सममांगी मिश्रण का उदाहरण दिया गया है। जैसे ठोस का द्रव के साथ मिश्रण हुआ, जैसे यहाँ पर चीनी और पानी वाला उदाहरण हम देख सकते हैं। द्रव का द्रव में तो पानी व एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, ये एक ऐसा विलयन बनाएगा, एक पारदर्शी विलयन बनाता है। गैस और द्रव के बीच अगर हम एक सममांगी मिश्रण बनाएं, जैसे सोडा वाटर या साधारण जो वाटर हम पीते हैं, ये गैस द्रव में पूरी तरह से घुलकर एक पारदर्शी विलयन बनाता है। गैस के साथ 2 या 2 से अधिक गैसों का मिश्रण होता है, जैसे हवा। ठोस और ठोस का, जैसे पीतल और कांस आपस में मिला के बनाते हैं ना मिश्रण। तो ये कुछ सममांगी मिश्रण के प्रकार हैं।
किस तरह से उसको मिलाया जाता है, ठोस द्रव, द्रव द्रव, गैस द्रव, इनके साथ, ठीक है। अगला हम देखेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसके घटक एक दूसरे से पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते। यहाँ पर हम विषमांगी मिश्रण का परिभाषा देख सकते हैं। ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक, घटक का मतलब जिन चीज़ों से मिलके वो मिश्रण बन रहा है, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिश्रित नहीं होते और अलग रहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। ऐसे मिश्रण में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में छोटे कण, छोटी बूंद या बुलबुलों के रूप में फैला होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे पानी और रेत। पानी और रेत को आपस में मिलाए तो क्या कौन सा मिश्रण तैयार हुआ? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में यहाँ पर उसके प्रकार दिए गए हैं। निलंबन, जैसे ठोस का द्रव के साथ मिश्रण तैयार हुआ। मान लो कोई ठोस पदार्थ है जैसे आटा और द्रव है पानी, इन दोनों को आपस में मिलाए तो एक गंदला सा पानी तैयार होता है। मतलब थोड़ी मात्रा में हमने आटा डाला और उसमें पानी में उसको मिलाया तो एक गंदे पानी की तरह उसका, या फिर एक मिश्रण तैयार हुआ, या गंदा पानी है जिसमें मिट्टी घुला रहता है। नदी का गंदा पानी है, वो मिट्टी उसमें घुला रहता है जिसकी वजह से वो गंदा पानी हमको दिखाई देता है। एक उदाहरण हमने देखा आटा और पानी का, जिसमें हम आटा को थोड़ी मात्रा में पानी में अगर मिलाएं तो निलंबन जो मिश्रण है वो तैयार होता है। आटा ठोस हो गया और पानी द्रव। इसी प्रकार नदी का जो गंदा पानी है उसमें ठोस मिट्टी मिला रहता है जिसकी वजह से पानी गंदा दिखाई देता है। मिश्रण का दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं जेल, जैसे ठोस के बीच में फंसा हुआ। विवरण इसका, ठोस के बीच में फंसा हुआ, जैसे फलों में जेली रहता है। जेली समझते हैं ना आप लोग? फ्रूट्स में जो जेली रहता है ना, वो जेल जेल के फॉर्म में रहता है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है इमल्सन। एक द्रव की छोटी छोटी बूंदें दूसरे द्रव में निलंबित होता है, जैसे दूध है। फिर एरोसॉल, द्रव की छोटी बूंदें अथवा ठोस के कण गैसों में बिखरे हुए रहते हैं, जैसे बादल। धुआं में, जैसे बादल में गैस में द्रव और धुआं में गैस में ठोस। झाग के रूप में अगर देखें तो द्रव में गैस, गैस के छोटे छोटे बुलबुले द्रव के बीच, या ठोस में गैस, गैस के छोटे छोटे बुलबुले ठोस के बीच में रहते हैं। जैसे हम शेविंग फोम यूज करते हैं ना, शेविंग फोम। आगे इसके अलावा आप घरों में भी चर्चा करना कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मिश्रित है। जैसे मिश्रण, हम घरों की बात करें, कभी कभी आपकी मम्मी खाना बना रही है तो आप देखना वो चावल लेके उसमें से कुछ बीनते रहती हैं, है ना। तो उसमें मिश्रण हो जाता है, किस चीज़ का, रेत मिला रहता है, कभी और कुछ कण मिले रहते हैं। तो इस तरह से चावल में जो बाहरी चीज़ें, जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो उसमें मिली हुई हैं, वो मिश्रण है उसका, जिसको अलग किया जाता है। तो मिश्रण एक ऐसा चीज़ है जिसमें दो पदार्थ आपस में मिल के मिश्रण बनाते हैं, लेकिन उनको हम आसानी से भी और कुछ विधियों के जरिए अलग भी कर सकते हैं। यहाँ पर विलयन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं। विलयन क्या होता है? विलयन एक ऐसा चीज़ है, जैसे अभी हमने बताया ना, पानी में जो बारिश की पानी होती है, नदी में गंदा पानी है ना, तो उसमें मिट्टी है वो मिश्रित हो जाती है। तो जो चीज़ें विलयन बनाने के लिए, विलयन एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें दो चीज़ें मिश्रित होती है। तो जो घुलता है उसके अंदर, मिश्रण में घुलता है जो, उसको हम विलेय बोलते हैं। और जो ठोस को घोलने का काम करता है, जो द्रव है वो ठोस को घोलने का काम करता है, वो विलायक कहलाता है। और इन दोनों के बीच क्रिया होने के बाद
जैसे यहाँ पर लिखा है ठोस जो विलीन हो जाता है, विलीन का मतलब डिसॉल्व हो जाता है वो। मान लो हमने शक्कर लिया और पानी लिया, तो शक्कर क्या है, ठोस अवस्था में है, उसे हम बोलेंगे विलेय। ठीक है, क्या हो गया वो, विलेय। और द्रव जिसमें ठोस विलीन हो जाता है, मतलब पानी जिसमें हम शक्कर को घोले, तो जो घोलने वाला है, जिसने जिस द्रव ने उस ठोस को अपने अंदर घोल लिया, उसको हम बोलेंगे विलायक। और इन दोनों के मिलने से जो चीज तैयार होता है उसको हम बोलते हैं विलयन। ठीक है, क्लियर है कि जो घुलता है वो विलेय होता है, जो घोलता है वो विलायक होता है। और जिन दोनों के घुलने से एक सॉल्यूशन, एक घोल तैयार होता है, उसको हम बोलते हैं विलियन। ठीक है, जैसे पानी को यहाँ पर बोला गया है, पानी एक सार्वत्रिक विलायक होता है, मतलब पानी एक ऐसा चीज है जो ऑलमोस्ट सारी चीजों को अपने अंदर, मतलब घोलने की उसके अंदर क्षमता होती है, इसलिए पानी आसानी से दूषित हो जाता है। अब हम देखेंगे ये विलयन की सांद्रता किस बात पर निर्भर करेगी। विलयन की सांद्रता विलायक के निश्चित द्रव्यमान या निश्चित आकार में, आयतन में मौजूद विलेय की मात्रा के संदर्भ में, है ना। तो विलयन की सांद्रता कितना हमने विलेय उस विलायक में मिलाया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, विलेय का प्रतिशत सूत्र हम देखेंगे, और विलेय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। ओके, चलिए बढ़ते जाइए। जब हम किसी विलेय को विलायक में घोलते हैं, तो एक निश्चित समय तक वो घुलते रहता है, लेकिन घोलते जाते हैं और कुछ निश्चित समय आता है, एक निश्चित अनुपात में ही मिलता है वो, और कुछ समय के पश्चात वो अपने आप में घोलना बंद कर देता है। जैसे आप घर में भी ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपने पानी लिया और उसमें नमक घोला, एक समय तक वो घुलते जाएगा, तो यहाँ पर नमक क्या है, विलेय है, और पानी विलायक है, और उसका घोल तैयार हुआ, विलयन तैयार हुआ। वो घुलते जाता है, फिर हमने नमक डाला, फिर घुला, लेकिन एक निश्चित समय आता है जब हम नमक डालेंगे तो पानी में वो नमक घुलना बंद हो जाता है, मतलब वहां पर जो विलयन तैयार हुआ उसको हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। तो ये संतृप्त विलयन एक निश्चित तापमान पर उस निश्चित तापमान पर ही उसकी और हम सांद्रता को उसकी बढ़ा सकते हैं। जैसे एक निश्चित तापमान पर एक संतृप्त विलयन में किसी विलेय की सांद्रता विलायक विलेय की विलेयता कहलाती है। मतलब अगर हम ताप बढ़ा दें किसी भी जैसे हमने अभी नमक और शक्कर का घोल तैयार किया, और अगर हम उसके ताप को बढ़ा दें तो उसमें थोड़ा सा और विलेय घुल सकता है, लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात जब संतृप्त विलयन गर्म करने के बाद भी नहीं होता, घुलना बंद हो जाता है, तो फिर आगे वो उसमें घोल मुश्किल है ना, उसमें उसका विलयन बनाना, आगे और विलयन बनाना मुश्किल हो जाता है। मतलब संतृप्त विलयन जहाँ तैयार हो जाता है तो उसको गर्म करने के बाद कुछ हद तक उसमें और घोल तैयार किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही गर्म करने के बाद भी अब विलेय है वो विलायक में नहीं घुल पाता, तो उस विलयन में अब हम आगे उसको नहीं घोल पाएंगे, मतलब उस विलेय की सांद्रता वहीं तक है। ठीक है, विलायक विलेय की विलेयता कहलाती है। द्रव्यमान की दृष्टि से यहाँ पर कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप देख लेना इसको। यहाँ पर निलंबन दिया है, निलंबन मतलब जैसे हम किसी चीज़ को घोलते हैं, एक विलेय और विलायक को मान लो हमने घोला, यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, जैसे कोहरा है, फॉग बनता है ना। फॉग में क्या होता है, जब जल की छोटी बूंदें हवा में निलंबित होती है तो कोहरा बनता है। कोहरा एक निलंबन का प्रकार है, इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा जैसे हम नेक्स्ट इसको देखें, यहाँ पर बालू और पानी, रेत और पानी का दिया हुआ है। अगर हम पानी में
मिट्टी को पानी में मिलाने पर निलंबन का बनना ये प्रक्रिया है। मिट्टी को पानी में मिलाने पर निलंबन का बनना और उसका बाद में बीकर के पेंदे में बैठ जाना। ठीक है? यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को पानी में घोलते हैं अ, और कुछ समय के पश्चात उसको देखते हैं तो वो तली में बैठ जाता है ना? ऊपर का पानी साफ दिखाई देता है और नीचे तली में बैठ जाता है क्योंकि वो घुला नहीं है ना? तो नहीं घुला और जो नीचे बैठा है उसको हम क्या बोलेंगे? निलंबन। उस चीज़ को क्या बोलेंगे? निलंबन बोलते हैं। अब मिश्रण का ये पृथक्करण दिया हुआ है। मिश्रण को हम किन-किन विधियों से अलग कर सकते हैं? सबसे पहले मिश्रण के पृथक्करण में किस तरह से पृथक्करण किया जा सकता है? जैसे गेहूँ या चावल में कुछ भी सामान है तो हम उसको ऐसे ही हाथ से भी कर सकते हैं, है ना? तो मिश्रण का पृथक्करण करने के लिए ये चीज़ें निर्भर करती है किस चीज़ पर कि वो मिश्रण का प्रकार कैसा है। दूसरा अव्यय जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पृथक्कारी फ़नेल के प्रयोग से मिश्रण। जैसे यहाँ पर 2 अमिश्रणीय द्रव पदार्थ हैं। 2 पदार्थ हैं 2 द्रव पदार्थ हैं जो आपस में मिश्रित है अर्थात जो मिश्रण नहीं करते और जैसे तेल और पानी उनको आपस में मिश्रण बना हुआ है उनको अलग करने के लिए हम पृथककारी फनेल के प्रयोग से उनको पृथक कर सकते हैं। ये पृथककारी फनेल का चित्र दिया हुआ है। दूसरा तरीका है वाष्पीकरण। विलयन से ठोस और द्रव को अलग करने के लिए द्रव को जैसे गर्मी या वाष्पीकरण के द्वारा अलग करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जैसे समुद्र के पानी से नमक बनाना। ये प्रक्रिया जानते हैं ना आप लोग? समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए क्या करते हैं? समुद्र के पानी को एक क्यारियों में इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद वो जो पानी है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से ऊपर जाएगा और उसमें जो नीचे चीज़ें बचती है उससे फिर नमक बनाया जाता है ना। तो ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भी हम नमक से पानी को पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, छान कर भी अलग करते हैं। अगला क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया के कारण के द्वारा भी हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अगली प्रक्रिया है आसवन के द्वारा। ये सब उदाहरण आपके बुक में दिया हुआ है। मैं बताऊँ बात नहीं करनी। चुंबकीय गुण से भी हम अलग कर सकते हैं जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है आप देख सकते हैं। चीनी और आयरन का बुरादा। लोहा और चीनी है तो हम लोहा और चीनी के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? अगर हम उसके पास चुंबक लेके जाएंगे तो चुंबक है वो आयरन के कणों को आपस में खींच लेते हैं जिसकी वजह से हम चीनी और आयरन को अलग कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनके उपयोग से हम मिश्रण के अवयव को आपस में जो मिश्रित हैं वो उनको अलग कर सकते हैं। कुछ क्रियाकलाप यहाँ पर दिया हुआ है जिसको आप करके देखिएगा। पानी को शुद्ध करने का और सौर उपकरण भी यहाँ पर दिया हुआ है ना? ये कुछ विधियों को आप ध्यान से पढ़िए। ठीक, ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पर। इस चैप्टर के ख़त्म होने पर हमने क्या सीखा? द्रव, सबसे पहले द्रव्य देखेंगे हम। द्रव्य उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य को जांच और माप सकते हैं। ये द्रव्य के बारे में हमने पढ़ा। द्रव्य की 3 अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, द्रव्य की हमने अवस्थाएं देखी ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं जिसमें ठोस, द्रव और गैस के बारे में हमने पढ़ा। द्रव्य की किसी अवस्था को तापमान और दाब में परिवर्तित करके दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, ये भी हमने देखा। इसके साथ साथ हमने द्रव्य का मौलिक रूप जो रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता वो देखा। द्रव्य की रासायनिक संरचना, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है और इनको एक दूसरे से अलग करने का, मिश्रण को
किस तरह से पृथक करते हैं एक दूसरे से उनके अवयवों से, इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में पढ़ा। इसके अलावा हमने विलेय, विलायक और विलयन के बारे में भी पढ़ा। मिश्रण के प्रकार को पढ़ा, समांगी और विषमांगी मिश्रण। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ला 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 ला। ये लो, बिना बच्चा के पढ़ाना ना मुश्किल है। मैं स्टॉप कर दी। या कवर कर दे अपन मन से, कैसे? कुछ मत करते। स्टॉप शेयरिंग के। ये दे। ये देखिए।